21 नवंबर 2025 भारतीय इतिहास में इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए एक ऐतिहासिक दिन। इस दिन करीब 29 लेबर लॉस को रिमूव करके खत्म करके 4 नए लेबर कोड अनाउंस हुए। अभी तक हम पुराने 29 लेबर लॉस, डिफरेंट एक्ट जिनको हम फॉलो कर रहे थे, उनको हटा करके 4 नए कानून, नए श्रम कानून जिनको हम लेबर कोड्स बोलते हैं, वो इम्प्लीमेंट हुए। आपको पता होगा, बिकॉज यू आर ऑल आर द HR एंड कंप्लायंस प्रोफेशनल्स, कि अभी तक क्या होता था कि हर एक अपना एक अलग एक्ट होता था। प्रोविडेंट फंड एक्ट है, ESIC एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है। तो इन सारे एक्ट्स में हमें डिफरेंट तरीके के कंप्लायंसेस करने पड़ते थे, उनके डिफरेंट तरीके के फॉर्मेट्स प्रिपेयर करने पड़ते थे, बनाने पड़ते थे, रिटर्न सबमिट करना पड़ता था। बट आप आज उन सब चीज़ों को ख़त्म करके, इन सबको एक में मिला करके, इन सबको अलग अलग बकेट में डाल करके 4 नए लेबर कोड बनाए गए हैं, जिनमें ये 4 लेबर कोड हैं: कोड ऑन वेजेस, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन एक्ट कोड, और चौथा है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। तो इन 4 कोड्स में डिवाइड किया गया है। इनफैक्ट हुआ क्या है कि इसके जो प्रोविजंस हैं, जो हमारे 29 जो डिफरेंट एक्ट्स थे, उन प्रोविजंस को हमने इन 4 में अमलगमेट कर दिया है। अगर हम देखें कि जो भी जिन एक्ट्स को हम फॉलो कर रहे थे, उन एक्ट्स में कोई 1936 का है, कोई 1952 का है, कोई 1948 का है, कोई 1965 का है, कोई 1970 का है, कोई 1972 का है। यानी कि ये सारे एक्ट कोई 50 साल पुराना है, कोई 60 साल पुराना है, कोई 55 ईयर्स पुराना है। उसके बीच में कहीं पर कोई चेंजेस नहीं हुए थे। टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जरूर आते थे, बट एक पूरा रिफॉर्म नहीं हुआ था। जबकि पिछले 50-60 साल में आप लोगों को पता है, इतने डिफरेंट चेंजेस हो गए हैं। पहला मतलब एक तरीके से क्रांतिकारी चेंजेस हुए हैं, रिवोल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं, हमारी इंडस्ट्री में चेंजेस हुए हैं, हमारी टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुए हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में चेंजेस हुए हैं, एम्प्लॉय के टाइप ऑफ एम्प्लॉयज में चेंजेस हुए हैं। आज की डेट में हमारे एम्प्लॉयज या हमारे बंदे ऐसे तरीके से काम कर रहे हैं जो उस समय सोचा भी नहीं जा सकता था। उस समय सिर्फ एक ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था। आदमी आता था, ऑफिस में आता था, फैक्ट्री में आता था, काम करके घर चला जाता था। बट आज की डेट में वो सारी चीजें चेंज हो गई है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, आज की डेट में माहौल चेंज हो गया है, सोशल रिफॉर्म हो गए हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे जो उस समय हमने सोचे भी नहीं होंगे, वो सारे रिसोर्सेज आज हमारे पास हैं और हम उन रिसोर्सेज पे काम कर रहे हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज की डेट में बहुत जरूरी हो गया था इन रिफॉर्म्स को लाना, और उन्हीं रिफॉर्म्स का एक नतीजा है कि आज हम उन सारे 29 लेबर कोड्स, 29 एक्ट्स को ऑब्सलीट करके इनको हमने 4 में अमलगमेट कर दिया। दीज आर द अमलगमेशन ऑफ ऑल दीज एक्ट्स। अब इन चारों में क्या हुआ है कि जैसे कोड ऑन वेज की हम बात करें, कोड ऑन वेज में जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कोड ऑन वेज में 4 हमारे जो एक्ट है उनका अमलगमेट किया गया है। जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी कोड की, आपकी स्क्रीन में दिख रहे होंगे कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस EPF एंड MP एक्ट 1952 हो गया, ESIC एक्ट हो गया, सीनियर वर्कर्स एक्ट हो गया, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट हो गया। तो इस तरीके के सारे एक्ट्स को हमने सोशल सिक्योरिटी कोड में अमलगमेट कर दिया है। इसी तरीके से अगर हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन की बात करें, OSH कोड की बात करें, तो उसमें भी करीब 13-14 एक्ट को अमलगमेट किया गया है, जिसमें फैक्ट्री एक्ट आता है, माइंस एक्ट आता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आता है, ISMW आता है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट आता है। तो इसको इसमें डाला गया। और चौथा जो हमारा IR कोड है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, उसमें स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है, आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है। तो इस तरीके से इन 3 एक्ट्स को इसमें अमलगमेट किया गया। तो इस तरीके से हमारे ये 4 लेबर कोड बनाए गए हैं। अब पर्पस क्या है इनका, हमने जैसे आपको बताया एक रिफॉर्म की जरूरत थी।
तो इन एक्ट्स के थ्रू हमारी लाइफ को बहुत इजी भी कर दिया गया है। अगर हम देखा जाए तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हुई है हम लोगों के लिए, खासकर एचआर और कंप्लायंस के बंदों के लिए, कि डेफिनेशंस को यूनिफॉर्म किया गया है। पहले हम देखते थे कि वेज की डेफिनेशन पीएफ में कुछ है, ईएसआईसी में कुछ है, आपका लेबर वेलफेयर फंड में कुछ है, ग्रेच्युटी में कुछ है, और इसी तरीके से एम्प्लॉय की डेफिनेशन आईडी एक्ट में कुछ है, वर्कर है, कहीं वर्कर है, कहीं वर्कमैन है, कहीं एम्प्लॉय है, शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में कुछ है। तो यहां पर क्या किया गया, इन सारे एक्ट्स के लिए जो अमलगमेट किए गए हैं उसमें सारी डेफिनेशन यूनिफॉर्म है, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो आपका वेजेस हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉय हो। तो ऑल दीज डेफिनेशंस आर यूनिफॉर्म, जो हम लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि हर इंस्पेक्टर आता था, हर अथॉरिटी आती थी, वो अपने अपने इंटरप्रेट करती थी अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन, और हम लोग कंफ्यूज हो जाते थे। तो एटलीस्ट यहां पर हम लोगों को एक सुकून मिल रहा है, यहां पर एक यूनिफॉर्मिटी है। एटलीस्ट हम बता सकते हैं भैया इसी वेज पे पीएफ कटना है, इसी पे ईएसआई कटना है, इसी पे ग्रेच्युटी और इसी पे लीव इनकैशमेंट होना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो किया गया इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए या इंडस्ट्री के लिए, अपॉइंटमेंट लेटर मैंडेटरी कर दिया गया है। अपॉइंटमेंट लेटर मैंडेटरी करने से क्या होता है कि अभी तक क्या होता था कि खासकर जो फैक्ट्रीज हो गई या बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो किसी बंदे को अपॉइंट करती हैं, अपने इसमें रखती हैं, उनको देखती हैं, देखने के बाद 4 दिन बाद उनको हटा देती हैं। होता उसमें क्या था कि पता लगा बंदा तो कहीं से नौकरी छोड़ के आया आपके पास में, आपने उसका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया, आपने 4 दिन बाद उसको हटा दिया। अब उसके लिए प्रॉब्लम है कि भाई वो कहाँ जाएगा, वो एक तो नौकरी जो उसके पास उसे छोड़ दी, आपने उसको अब महीने 2 महीने बाद आपने हटा दिया, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं जो प्रूफ कर सके। तो अपॉइंटमेंट लेटर को मैंडेटरी कर दिया गया है, अपॉइंटमेंट लेटर को मैंडेटरी कर दिया गया, आइडेंटिटी कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया इसमें। तीसरा यहां पर जो सबसे बड़ी बात है कि वर्कर्स की, अभी तक क्या है, एम्प्लॉइज की डेफिनेशन हमारे पास 2 तरीके के एम्प्लॉय हुआ करते थे, एक ऑन रोल हुआ करता था, एक ऑफ रोल हुआ करता था, थर्ड पार्टी से था। लेकिन आप देख रहे होंगे कि आज की डेट में बहुत सारे एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो इस डेफिनेशन में आते ही नहीं है, जैसे आपके जोमेटो वाले बंदे हैं, स्विगी वाले बंदे हैं। तो इसमें और आज की डेट में बहुत बड़ी फर्क फोर्स है जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है इन सब चीजों से, लेकिन वो किसी भी सोशल सिक्योरिटी में कवर्ड नहीं थे। आज के डेट में एक जनरल ऑन रोल एम्प्लॉय ऑफिस में जाता है, बैठता है, उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं, उसको पीएफ भी मिलता है, उसको एसआईसी में, उसको एक्सीडेंट हो जाता है उसको कंपेंसेशन भी मिलता है। बट ये जो वर्कफोर्स जो हमको शाम को रात में खाना दे रही है, पता लगा ब्लिंकिट से सामान आ रहा है, ई कार्ट वाले अमेजन और फ्लिपकार्ट से सामान लाके आप दे रहे हैं, बाइक से चलते हैं, कहीं पर भी किसी भी तरीके के एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना होती है उनकी, और होते भी होंगे, ऐसा नहीं है, इस तरीके की सिचुएशन आती भी हैं, लेकिन उनके लिए कहीं पर किसी भी प्रकार का सोशल सिक्योरिटी कवरेज नहीं था। तो इन कोर्स में इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है और उनको गिग वर्कर्स बोला गया है। तो यहां पर डेफिनेशंस में जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन है, बहुत तरीके के डेफिनेशंस आ गए हैं। एक ऑन रोल एम्प्लॉय है, ऑफ रोल गिग वर्कर जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इसी तरीके से प्लेटफॉर्म वर्कर, अगला वर्कर है प्लेटफॉर्म वर्कर। प्लेटफॉर्म वर्कर्स में जो बंदे ऑनलाइन घर पे फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, दे also आर नॉट कवर्ड विद द सोशल सिक्योरिटी। गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा काम किया, बहुत ही अलार्मिंग काम किया, बहुत ही अप्रिशिएटिंग काम किया कि इन सारे वर्कर्स को जो बेचारे सड़कों पर घूम रहे हैं, जो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी के लिए, आईटी इंडस्ट्री के लिए, उन सबको प्लेटफॉर्म वर्कर बोला गया है। इसी तरीके से वेज वर्कर हमारे हो गए, होम बेस्ड वर्कर हो गए, अगरबत्ती बना रहे हैं जो लोग बीड़ी बना रहे हैं, ठीक है, या इसके अलावा जो होम बेस्ड कोई भी काम कर रहे हैं, तो उनको होम बेस्ड वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर्स को इसमें शामिल किया गया है। तो आज की डेट में एम्प्लॉइज की डेफिनेशन को बढ़ा दिया गया है, और इट इज अ वेलकम स्टेप कि ऐसे सारे वर्कर्स को, ऐसे सारे एम्प्लॉइज को भी गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी का फायदा देने जा रही है। तो ये सारे इसमें ठीक है, उसके अपने अपने डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो बाद में जो डिसाइड होंगे कि उनको कैसे हम कंट्रीब्यूशन करेंगे, इसमें जो रूल्स आए हुए हैं उसमें वो सारी चीजें हैं जो हम बाद में आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताएंगे। तो एक तरीके से ये इन्होंने कर दिया है। नेक्स्ट इसमें ये आता है कि अगर हम ग्रेच्युटी की बात करें, तो ग्रेच्युटी में अभी तक क्या था कि 5 साल की सर्विस पे ग्रेच्युटी मिलती थी लोगों को।
हाँ, कुछ एक्सक्लूजन उसमें थे कि अगर किसी का डेथ हो जाता है, डिसेबलमेंट हो जाता है, तो वहां पर उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलती थी। यहाँ पर क्या होता था कि लोग फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट में रख लेते थे बंदे, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट में रख लिया, ना तो वो ऑन रोल है ना वो ऑफ रोल है, उसके बाद उसकी ग्रेच्युटी और उसकी स्टेचुटरी जो बेनिफिट्स है उसको नहीं मिलते थे। तो यहाँ पर ग्रेच्युटी में भी एक चेंज किया गया है कि कोई भी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, क्योंकि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट हमेशा छोटे टाइम के लिए होता है, जैसे ही वो 1 साल पूरा करता है उसको ग्रेच्युटी मिलेगी। तो आज की डेट में डेथ और डिसेबलमेंट के केसेस में कोई भी ग्रेच्युटी के लिए टाइम लिमिट नहीं प्रेस्क्राइब्ड है, जो पहले भी था। जनरल एम्प्लॉइज के लिए जो है 5 साल की लिमिट है, बट फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए ये 1 साल की लिमिट है। अगर कोई बंदा 1 साल के तक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट में रहता है तो उसको वो ग्रेच्युटी के लिए इंटाइटल्ड है, क्योंकि इन जनरल इंडस्ट्री में फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट 1 साल 2 साल 3 साल के होते हैं। तो यहां पर इन लोगों को भी एक सुविधा दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पॉश एक्ट में, पॉश एक्ट में जो बंदा गिल्टी पाया जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस में, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में उसको डिबार कर दिया गया है कि अगर कोई भी बंदा हु इज फाउंड गिल्टी अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013, तो दैट पर्सन will be debarred from the bonus from the and he will be disqualified for the payment of bonus। एक तो ये, इसके अलावा बहुत बड़ा वेलकमिंग एक स्टेप है इसमें कि स्टेचुटरी फ्लोर वेज, नेशनल फ्लोर वेज, मिनिमम वेजेस में ये यहाँ पर ये डिसाइड किया गया है कि एक नेशनल फ्लोर वेज होगा और उस नेशनल फ्लोर वेज के ऊपर ही मिनिमम वेज होगा। अभी तक क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना मिनिमम वेज डिसाइड करता है, हर स्टेट अपना अपना मिनिमम वेज डिसाइड करता है और नोटिफाई करता है और हम लोग उसको इंप्लीमेंट करते हैं। बट यहाँ पर एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि एक नेशनल फ्लोर वेज होगा और सारे ही स्टेट उसके ऊपर ही मिनिमम वेज नोटिफाई करेंगे, उससे नीचे कोई भी मिनिमम वेज नोटिफाई नहीं होगा। अब जैसे राजस्थान देखिए, सबसे कम राजस्थान का है 6,500, 6,800, 7,000, 7,500 इसके बीच में है। बाकी कहीं पर दिल्ली में कहीं पे 18,000 है, कहीं पे 12,000 है, कहीं। तो ये डिस्पैरिटी है, ठीक है, वो डिस्पैरिटी होगी बिकॉज हर एक स्टेट की अपनी लिविंग कंडीशन अलग अलग होती है। बट यहाँ पर एक मिनिमम बेंचमार्क बना दिया गया, कम से कम हम इतना तो मिनिमम वेज देंगे ही देंगे और बाकी चीजें उसके ऊपर आएंगे। अब नया इसमें बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम की। एक इन्होंने यहाँ पे इसमें एक चीज दी है कि कोई भी कंपनी म्यूचुअल कंसेंट पे, हालांकि अभी भी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर, जब से आप लोगों ने देखा होगा कोविड वाला सिचुएशन आया है उसके बाद से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ गया है। तो यहाँ पर इसको उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि मैंडेटरी इन द सेंस अपॉन म्यूचुअल कंसेंट। ये नहीं कि आप अपने मन से वर्क फ्रॉम होम घर पे कर रहे हैं और बोला भाई कोड में तो लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। अगर कंपनी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय समझता है कि एक म्यूचुअल कंसेंट है कि हम अपना काम घर से कर सकते हैं, तो एक वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन वहां पर दी गई है। इसके कंपनीज को बहुत सारे फायदे होते हैं, कंपनीज के अपने ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, उसकी रेंटल वैल्यू है, उसकी बाकी जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो वहां पर नहीं आते, तो दोनों के लिए म्यूचुअली फायदेमंद है। एम्प्लॉइज के लिए फायदेमंद है कि वो इतनी दूर कम्यूट करके आता है, उसका एक फिजिकल एक्सर्शन होता है, तो वो उतनी प्रोडक्टिविटी को कंपनी को दे सकता है। तो यहाँ पर एक वर्क फ्रॉम होम के कंसेप्ट को भी लाया गया है कि वर्क फ्रॉम होम अगर म्यूचुअल कंसेंट है तो वर्क फ्रॉम होम हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है डिजिटाइजेशन ऑफ द कंप्लायंसेस। ये सबसे अच्छी बात है बिकॉज अभी तक क्या होता था कि हम जब डिफरेंट एक्ट में बात करते थे तो वहां पर सारी चीजें हमारी हार्ड कॉपी में होती थी। कुछ स्टेट्स ने इसको जो है सॉफ्ट कॉपी में परमिशन दी थी, बट इट इज नॉट फॉर। बट यहाँ पर जो है ये सारा जो कंप्लायंसेस है उसको डिजिटाइजेशन करने की कोशिश की गई है ताकि हमारा पेपर वर्क कम हो और हमारी जो मैनुअल प्रोसेसिंग है वो कम होनी चाहिए। अब हम आते हैं OSH कोड पर कि जो हमारा जहाँ पे फैक्ट्रीज, माइंस, इन सबको एक किया गया, एक बड़ा वेलकम स्टेप इसमें ये लिया गया है। अभी तक क्या होता था, हमारे पास जितनी फैक्ट्री हम सबके अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेते थे, जितने एस्टेब्लिशमेंट हम सबके अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेते, बट यहाँ पर जो प्रोविजन किया गया है सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस एंड सिंगल रिटर्न्स, इससे हमारी बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाती है। और हमें अगर हम उसकी वर्किंग की बात करें तो इट इज वेरी वेलकम स्टेप फॉर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारी ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी कम हो जाती है। OSH कोड में नेक्स्ट है फैक्ट्री की डेफिनेशन। अभी तक क्या था 0 to 10 और 10 to 20,
विद पावर और विदाउट पावर। अब उस लिमिट को बढ़ा करके 0 to 20 और 20 to 40 कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी ये सारे चेंजेस किए गए हैं। अगली अगर हम बात करते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर, अगर आप देखें स्टैंडिंग ऑर्डर हर एक उसमें अलग अलग था कि कहीं पर 20 बंदों पे स्टैंडिंग ऑर्डर एप्लीकेबल होता था, कहीं पर 50 बंदों पे होता था, कहीं पर 120 बंदों पे एप्लीकेबल होता था, और इसकी वजह से बड़े चैलेंजेस आते थे इंडस्ट्री में। अब स्टैंडिंग ऑर्डर्स के लिए कम से कम 300 बंदे, 300 बंदों के नीचे, 300 एम्प्लॉइज के नीचे स्टैंडिंग ऑर्डर को मैंडेटरी नहीं किया गया है फॉर ऑल द स्टेट अक्रॉस द बोर्ड, कि 300 बंदों से ऊपर ही आपको स्टैंडिंग ऑर्डर लेना है, उसके नीचे स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं लेना। और एक और रिलीफ इसी से कनेक्टेड है। अभी तक क्या होता था कि हम अगर रिट्रेंचमेंट कर रहे हैं, ले ऑफ कर रहे हैं, तो वहां पर हमें गवर्नमेंट को अप्रूवल लेना होता था। बट यहां पर इसको कनेक्ट कर दिया गया, अगर कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी में 300 से कम बंदे हैं तो उसको ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, इन सब चीजों के लिए हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी रिलीफ है हमारे लिए। हाँ, वो बात अलग है कि हमें उनके जो प्रोविजंस हैं, उनको जो कंपेंसेशन है, ये सारी चीजें, ये सब हमें उसे देनी पड़ेगी, बिकॉज वो प्रो वर्कर है, वर्कर्स की अपने इंटरेस्ट के लिए है, वर्कर्स का बेनिफिट के लिए है, तो वो तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बट हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। तो इन सारे जो हमारे अमेंडमेंट हुए हैं, इन सारे अमेंडमेंट हमारे लिए फेवरेबल भी हैं, ठीक है। और जैसे इसी में एक और है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, इक्वल पे फॉर मेल एंड फीमेल। कहीं पर किसी भी तरीके का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो पे स्ट्रक्चर हो, किसी भी चीज को लेकर के। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी इसमें आया है। अब ये तो सारी जो चीजें मैंने बताई, ये मोटा मोटी इन सब में जो भी चेंजेस हुए हैं वो सारे हुए हैं, बट इट इज नॉट द फाइनल वन। अब इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस है। जैसे अब अगर आप देखेंगे कि जो वेजेस की डेफिनेशन चेंज हुई है, वेजेस की डेफिनेशन में एक कॉमन डेफिनेशन कर दी गई। अभी तक पीएफ की डेफिनेशन अलग थी, ईएसआईसी की डेफिनेशन अलग थी। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉइज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी हमको एनालिसिस करनी पड़ेगी इन सब चीजों। जहां जहां पर ईज ऑफ डूइंग हुए, दैट इज वेरी गुड, बट लेकिन जहां जहां पर ये चेंजेस हुए, वहां पर लोगों की सैलरीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वहां पे एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशंस पे, एम्प्लॉयर की जो लायबिलिटीज है उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम पीएफ की बात करें तो बहुत सारी चीजें पीएफ में वेजेस के डेफिनेशन में चेंज हो गई हैं। अब आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर डेफिनेशन जो है आपकी, जो वेज की डेफिनेशन, हम अभी फिलहाल वेज की डेफिनेशन को लेकर के चलेंगे। तो इस वेज की डेफिनेशन में उन्होंने लिखा है वेजेस मीन्स ऑल रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग बेसिक, डियरनेस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस, और ए से लेकर के तक की चीजों को उन्होंने एक्सक्लूड कर रखा है। अब जो ए से के तक की चीजों को एक्सक्लूड कर, उसमें आखिरी में आपका रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन आता है, ग्रेच्युटी वगैरह आती है, उसको हम मंथली पे से अलग अगर कर देते हैं, तो ए से लेके आई तक के कंपोनेंट हमारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो कंपोनेंट हमारी मंथली सैलरी के पार्ट होते हैं। तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि अभी हम क्या सैलरी दे रहे हैं, और उस सैलरी देने से इन कंपोनेंट्स में डालने पे इसमें क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि एक इसमें जो क्लॉज लगाया गया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है वेज की डेफिनेशन तो आपने कर दी, बट इसमें जो एक क्लॉज लगाया गया है कि ये जो एक्सक्लूजन है ए से लेके आई तक के, ये एक्सक्लूजन जो है टोटल सैलरी का 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 50% से ज्यादा हो गए तो फिर वो बेसिक पे चला जाएगा। और जाहिर सी बात है, जहां पर हम बेसिक, डीए और रिटेनिंग अलाउंस की बात कर रहे हैं, वेज की बात कर रहे हैं, उस वही वेज होगा पीएफ कंट्रीब्यूशन के लिए, वही वेज होगा ईएसआईसी के लिए, वही वेज होगा ग्रेच्युटी के लिए, और वही वेज होगा लीव एनकैशमेंट के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जब हम स्ट्रक्चर में खाली बेसिक पे ग्रेच्युटी दे रहे हैं, अभी हम खाली, बहुत सारी इंडस्ट्री खाली बेसिक पे लीव इनकैशमेंट, हालांकि वो भी गलत है, बेसिक पे लीव इनकैशमेंट दे रहे हैं, और ईएसआईसी हम ग्रॉस पे दे रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, चूंकि बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी, तो यहां पर पीएफ, ईएसआईसी, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट सबकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। हाँ ठीक है कि पीएफ की लिमिट चलिए 15,000 है, ईएसआईसी की लिमिट 21,000, बट ग्रेच्युटी की वैल्यू बढ़ेगी यहाँ पर। इसके लिए इंडस्ट्री में आज की डेट में जरूरत है सैलरी रिस्ट्रक्चरिंग की। क्यों हमें सैलरी रिस्ट्रक्चरिंग इस तरीके से करनी है ताकि इंप्लॉयर्स की लायबिलिटी भी ना बढ़े और एम्प्लॉय की टेक होम, क्योंकि जैसे ही पीएफ बढ़ेगा
पीएफ का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पीएफ का बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पीएफ का बढ़ जाएगा, जो लोग उस सीलिंग में आते हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एम्प्लॉयज की टेक होम सैलरी कम हो जाए। तो कोई भी एम्प्लॉयर ये नहीं चाहेगा, और एम्प्लॉय तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसकी टेक होम सैलरी कम हो जाए। तो यहां पर एक रिक्वायरमेंट आती है सैलरी रिस्ट्रक्चरिंग की। तो अब हर इंडस्ट्री को इस कोड के हिसाब से, सोशल सिक्योरिटी कोड और वेज कोड के हिसाब से अपनी अपनी सैलरी रिस्ट्रक्चर करनी पड़ेगी, ताकि उनकी अपने भी लाइबिलिटीज कम हो और एम्प्लॉयज की टेक होम सैलरीज कम ना हो। तो ये एक बड़ी रिक्वायरमेंट आज की डेट में है। तो हम अपनी कंपनी में, ये एसआई मैनेजमेंट सोल्यूशन अपनी कंपनी में हम इन सब चीजों को असिस्ट कर रहे हैं। अगर चूंकि यहाँ पर बहुत सारी गिग वर्कर्स की पॉलिसी बनानी है, अपॉइंटमेंट लेटर को इंट्रोड्यूस करना है और इन सारी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करना है, तो वी आर सपोर्टिंग हियर इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड्स इन अ राइटफुल मैनर, इन अ कंप्लायंट वे, और दूसरा सैलरी रिस्ट्रक्चरिंग विद अ व्यू टू रिड्यूस द फाइनेंशियल लायबिलिटी upon implementation of these labor code, as well as to protect the salary of the employee, take home salary of the employee. तो here हम आप लोगों को असिस्ट करेंगे। अगर किसी को इस तरीके की रिक्वायरमेंट हो तो मेरे पास एक्सपर्ट्स की टीम है, मेरे पास पूरा पैनल है, ठीक है, वो इसमें असिस्ट करेगा। और अभी ये जो हमने आप लोगों को ये चीजें, अभी एक ब्रीफ हमने आपको बताया है, अब जरूरत है जो डिफरेंट अलग अलग कोड हैं, कोड ऑन वेजेस, सोशल सिक्योरिटी कोड, ओएसएच कोड और आपका आईआर कोड, इस पे हमारे डिस्क्रिप्टिव वीडियोस आएंगे, जिसमें हम अलग से कोड ऑन वेजेस पे, अलग से हम सोशल सिक्योरिटी कोड पे और आईआर कोड और ओएसएच कोड पे अपने डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे, जो आने वाले टाइम पे आप लोगों को हेल्प करेंगे। क्योंकि अभी ये नया नया आया था, इसलिए एक ब्रीफ देना जरूरी था, और अब इसके बाद हम इसको अलग अलग सेगमेंट्स में करेंगे। होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी। ये अभी शुरुआत है, और अगर इसके अलावा किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो, चूंकि जब से ये लेबर कोड अनाउंस हुए हैं तब से लगातार जो है लोगों से कनेक्ट होते जा रहे हैं, लोगों के फोन आ रहे हैं, लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, जिनको मैं ऑफलाइन एड्रेस कर रहा हूं। तो अगर आप लोगों को भी कोई किस तरह की क्वेरी हो, किसी तरह की कोई सपोर्ट हो, तो आप लोगों को स्क्रीन पे मेरा नंबर भी दिखाई दे रहा है, मेरा मेल आईडी भी दिखाई दे रहा है, आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वंस अगेन।